हेलो बच्चों, तो आ गए हम आपके लिए लेकर L5 जो कि चल रही है मेंडल की कहानी, यानी वंशागति व विविधता के सिद्धांत चल रहे हैं। और आपको इसका चैप्टर फ्लो पता ही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमें पढ़नी है और काफ़ी हद तक हम इसको पढ़ भी चुके हैं। और आज का जो लेक्चर फ्लो है वो कुछ इस तरह का है कि सबसे पहले हमें 2 जीनों की वंशागति के बारे में पढ़ना है, क्योंकि लास्ट हमने 1 जीन की वंशागति कर ली है। और उसके बाद हमें स्वतंत्र अपव्यूह का नियम पढ़ना है जो कि मेंडल का 3rd लॉ था। और इसी के साथ हम शुरू करेंगे मेंडल की कहानी। तो सबसे पहले क्या हमने देखा था लास्ट क्लास में? तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे उसमें उन्होंने 2 नियमों को प्रतिपादित किया था। पहला था प्रभाविता का नियम और दूसरा था स्वतंत्र अपव्यूह का नियम, जो अब हम देखने वाले हैं। और उससे पहले उन्होंने दिया था पृथक्करण का नियम। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि स्वतंत्र अपव्यूह के नियम और पृथक्करण में क्या अंतर है, तो वो भी आपको लास्ट में बताएंगे। और जो तीसरा वाला लॉ था जिसको हम स्वतंत्र अपव्यूह का नियम या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम जो कहते हैं, तो वो जो है वो क्या है? तो वो जो है वो दो जीनों की वंशागति पे डिपेंडेंट है। इसलिए हमने 1 जीन वाले में पहले 2 लॉ पढ़े और अब 2 जीन वाले में हम नेक्स्ट वाले 2 जो एक लॉ है उसको पढ़ेंगे। तो क्या है 2 जीन? तो नाम से आपको लग रहा होगा यानी कि 2 जीनों का कोई कॉम्बिनेशन है। तो क्या है? संकरण जिसमें 2 जीनों के 2 कारक एलील की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है। ठीक है, 2 जीन वाले को ही हम क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण कहते हैं। ये हम जो शब्दावली है उसमें भी इसकी परिभाषा दे चुके हैं। तो यहां से शुरू होती है कि लक्षण कितने होने चाहिए, यानी कि 2 लक्षण यानी 2 जीन और उनके 2 जोड़े, या हम कह सकते हैं ट्रेट्स। ठीक है, एलील, ट्रेट्स, जो भी आप कहना चाहे, कारक। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि जो मेंडल थे उन्हें जीन के बारे में कुछ नहीं पता था, उन्होंने जो वर्ड दिया था वो कारक वर्ड दिया था। तो कारक वर्ड आपको परिभाषाओं में ज्यादातर मिलेगा। क्या है ये? तो मेंडल ने जब अपना दूसरा प्रयोग किया, पहले उन्होंने आपको पता है 7 लक्षण लिए थे। पहले सबको एक एक लेकर अध्ययन किया, जिसमें हमने बौनेपन और लंबेपन का अध्ययन किया है। दूसरा उन्होंने लिया कि अब मैं 2 बार लक्षण लूंगा, यानी कि 2 लक्षण लूंगा। तो 2 लक्षण कौन कौन से लिए? पहला लक्षण उन्होंने लिया बीज का आकार, कि मटर के बीज का आकार कैसा हो, विपर्यासी रूप कैसे होने चाहिए, यानी 1 लक्षण और उसके 2 ट्रेट्स। तो एक लक्षण क्या है? ये बीज का आकार, और दूसरे उसके 2 विपर्यासी लक्षण यानी उसके दूसरे 2 ट्रेट्स क्या थे कि या तो बीज कैसा हो, गोल हो। ठीक है, दूसरा बीज कैसा हो, झुर्रीदार हो, यानी कि ऐसे रिंकल वाला हो। तो इसके 2 ट्रेट्स हो गए, ये नंबर 1 ट्रेट्स और ये नंबर 2। ठीक है, दूसरा लक्षण उन्होंने क्या लिया? ये नंबर 1 लक्षण है, क्योंकि हम बोल रहे हैं 2 लक्षण और उनके 2 विपर्यासी रूप, यानी 4 एलील होंगे हमारे पास। विपर्यासी रूप क्या थे? बीज का रंग था लक्षण तो, और विपर्यासी यानी उसके ट्रेट्स क्या थे? पहला कि बीज या तो कैसा हो, पीला, क्योंकि जब हमने मेंडल के लक्षण पढ़े थे कि उन्होंने मटर में कौन कौन से लक्षण लिए थे, तो 7 लक्षणों में हमने देखा था कि हमें जैसे मटर चाहिए सारे लक्षण वही प्रभावी है, सिवाय बीज के कलर में पीला कलर, क्योंकि जनरली हमें पीले मटर पसंद नहीं होते, लेकिन पीला ही क्या है? प्रभावी लक्षण है। क्योंकि ये गार्डन पी की बात हो रही है, हमारे इंडियन में तो ग्रीन मटर ही आते हैं, लेकिन क्योंकि ये फॉरेन पे थे और वहां पे मैक्सिमम जो पाइसम सेटाइवम है उसमें पीले कलर की बीज क्या होते थे? उत्पन्न होते थे। तो येलो हो गया एक तो, और एक हो गया हरा जो कि अप्रभावी रहेगा। ठीक है, इसमें गोल प्रभावी है और पीला प्रभावी है, और दूसरी तरफ जो झुर्रीदार है वो अप्रभावी है और हरा जो है वो भी अप्रभावी है। ठीक है, ये 2 लक्षणों पे हम मेंडल का 2nd लॉ, जो 2nd वाला पोर्शन था, प्रयोग था 2 जीनों पे, वो करेंगे। तो क्या था मेंडल का प्रयोग? तो जैसा कि हमने कहा कि मेंडल ने 2 लक्षण चूज करे थे। पहला लक्षण क्या उन्होंने चूज किया था कि बीज का आकार। तो बीज का आकार कैसा? एक तो गोल, ठीक है, और दूसरे इसके साथ हम ले लेते हैं बीज की आकृति।
तो गोल होना चाहिए बीज का आकार, और दूसरा बीज का कलर। तो बीज का कलर कैसा था? पीला। इन दोनों को साथ में ले लिया। अब इनके लिए सिंबल देने हैं, तो गोल के लिए आप क्या देते हो? राउंड। तो आर ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है तो हमें आर को कैसा लेना पड़ेगा? कैपिटल लेना पड़ेगा। तो कैपिटल आर, और क्योंकि मैंने कहा कि हर जीन के 2 एलील होते हैं तो 2 आर लेने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है पीला। पीला मीन्स येलो। येलो तो Y से डिनोट कर देंगे इसको, और क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है तो इसको कैपिटल Y से डिनोट करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या लिया उन्होंने? गोल की जगह कैसा? झुर्रीदार, और पीले की जगह हरा। ये अप्रभावी थे, यानी ये अपने आप को ज्यादातर शो नहीं करते थे, सिर्फ समयुग्मजीय अवस्था में ही क्या करेंगे? शो करेंगे, अपने आप को दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? झुर्रीदार। झुर्रीदार को अब हमने यहाँ पे राउंड ले लिया है आर के लिए, तो हम क्या करते हैं? उसी का स्मॉल लेटर ले लेते हैं झुर्रीदार के लिए, रिंकल के लिए। तो यहाँ पे स्मॉल आर, और हरे के लिए क्या ले लेंगे? स्मॉल y। तो ये 2 लक्षण हो गए। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इन्हें। क्या किया? पहले शुद्ध जनकों में कराना है, तो ये शुद्ध है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। आप एलील देख रहे हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। तो यहाँ पे ये शुद्ध जनक है, और दूसरा जनक यानी एक नर होगा और एक मादा, यानी कि एक नर पुष्प और एक मादा, या एक नर पुंकेसर और मादा का वर्तिकाग्र कैसा होगा? ये वाला। ठीक है, इनमें उन्होंने क्या कराया? पर परागण यानी संकरण कराया, यानी क्रॉस कराया, कृत्रिम संकरण, और फिर क्या मिले उन्हें? पौधे मिले। अब युग्मक बनाने की प्रक्रिया हम पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब 2 एलील आ गए हैं तो मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि समझिए कि ये हमारे जीन्स है, ये आर है। ठीक है, ये क्या है? ये आर वाला है। जब हमने सेल डिवीजन यानी कि फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि हर जीन अपने आप से क्या होगा? पृथक होगा, क्योंकि मेंडल का सेकेंड लॉ इसी सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब युग्मक बनते हैं तो हर एलील को अपने साथी से क्या होना है? अलग होना है। तो यहाँ पे आर के 2 युग्मक बनेंगे। ठीक है, और वाई के भी क्या बनेंगे? 2 युग्मक बनेंगे। ऐसे ही बनाते हैं हम युग्मक। ठीक है, तो यहाँ पे 2R और 2Y 4 युग्मक बनेंगे। ठीक है, जब हम इन्हें कंबाइन कराते हैं, क्योंकि आर तो आप बोलेंगे मैम आर क्यों नहीं बनता प्रथम पीढ़ी में? आर इसलिए नहीं बनता क्योंकि एक नर है, ये नर है, और ये मादा अगर इसको मानोगे तो भाई नर से थोड़ी ना कंबाइन करेगा, नर तो मादा से करेगा। इसलिए कैपिटल आर के साथ क्या आएगा? जब गैमेट बनेंगे तो स्मॉल आर। इधर से एक जीन आएगा, इधर से एक जीन आएगा। ये सारी कहानी हम पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या है कि ये आर ये 2 तो अलग हो जाएंगे, ये 2 भी अलग हो जाएंगे। फिर मियोसिस सेकंड होगा, जिसकी बात हमने वही लास्ट वाले लेक्चर में करी थी कि जब मियोसिस सेकंड होगा तो फिर अलग हो जाएंगे, यानी ये अलग होगा, ये अलग हो गया, फिर ऐसे अलग हो जाएंगे। तो 2 तरह की क्या बनेंगे? क्योंकि 4 बन रहे हैं, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? 2, क्योंकि एक जैसे हैं। जैसे आर 2 गैमेट बने और वाई 2 गैमेट बने। ठीक है, लेकिन हम वही पहले वाले में सब कुछ करके आए हुए हैं, इसलिए अभी मैं डायरेक्ट लिख रही हूं यहाँ पे। उसके बाद इनमें भी ऐसे ही 4 गैमेट बनेंगे, 2 आर के और 2 वाई के। जब इनमें कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि जब इनकी संतति आएगी, यानी F1 पीढ़ी आएगी, तो हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? एक इसका लेना है, एक इसका लेना है। ठीक है, दोनों मिलेंगे ना, नर और मादा। तो पहले नर का कैपिटल आर, मादा से आर वाले के साथ क्या जुड़ेगा? स्मॉल आर जुड़ेगा। ठीक है, इधर से कैपिटल वाई और इधर मादा से क्या जुड़ेगा? स्मॉल वाई। तो हमारे पास जो F1 पीढ़ी आई है उसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
इस पीढ़ी का अगर हम फिनोटाइप देखें, यानी कि बाहर से जब इन बीजों को उगाया गया तो सारे बीज जो पौधे थे उनके जब बीज बने तो बीज का कलर कैसा था, बीज का कलर और आकार कैसा था, गोल। व ये देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने बोला गोल वाला जो है वो क्या है, प्रभावी है, यानी कि आर जहां पे भी आएगा कैपिटल आर वो अपने आप को शो करेगा, चाहे उसके आसपास कोई भी हो, उसे कोई मतलब नहीं है। तो आर आते ही बीज कैसे हो गए, गोल। स्मॉल आर अभी अपना कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा क्योंकि वो अप्रभावी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई है। इसी तरह जैसे गोल हमारा प्रभावी है, पीला भी हमारा प्रभावी है, और पीले के लिए हम कैपिटल वाई शो कर रहे हैं। यहाँ पे कैपिटल वाई आते ही बीज कैसा हो गया, पीला। तो सारे जो बीज बने सेकेंड टाइम में, यानी कि F1 पीढ़ी जब हमने उगाई और उसके बीज निकाले तो सारे कैसे हुए, गोल और पीले, ठीक है। वही ये तो प्रभाविता का नियम हो गया। लेकिन जब मेंडल ने इनकी F2 पीढ़ी बनाई, मतलब क्या किया, सेकेंड टाइम में वो क्या करेगा, इसी F1 पीढ़ी का एक नर ले लेगा, जैसे जो कि हम हमेशा से करते आए, ठीक है, और दूसरा सेम संतति के बीच में जब मेंडल ने वापस से क्या करवाया, स्वपरागण, तब मेंडल की फिर से आंखें क्या रह गई, चकाचौंध रह गई, क्योंकि तभी हमारा जो तीसरा लॉ है वो आने वाला है। उसको फिर से कोई नई चीज दिखी। क्या नई चीज थी, देखिए अभी देखेंगे हम, लेकिन पहले मैं इसके गैमेट फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि वही यहाँ तक तो गैमेट फॉर्मेशन समझ आ गया, एक आर इधर से लेना है, एक वाई इधर से, एक आर इधर से, एक आर। अब गैमेट फॉर्मेशन में आएगी दिक्कत, तो वही फिर से हम सेल साइकिल पे जा रहे हैं। इधर बता दूं मैं, क्योंकि हम वैसे भी जो क्रॉस जो पुन्नेट चार्ट है वो दूसरी जगह बताएंगे। ये देखो, ये है हमारे पास एक क्रोमोसोम, छोटा बना देते हैं थोड़ा इसको, इस पे क्या प्रेजेंट है, आर, क्योंकि अब ये दोनों क्या है, एक एलील है, मतलब दो जीन पे, एक पे कैपिटल आर है और दूसरे पे क्या है, दूसरे पे है स्मॉल आर। फिर क्या है, वाई वाई वाला जीन बनाना है, तो वाई वाई वाले जीन को अलग कलर से बना देते हैं, थोड़ा सा वाइट से। ये वाई है, इसमें भी सेम होगा, एक कैपिटल वाई होगा और एक स्मॉल वाई होगा, क्योंकि युग्मक कैसे ही बनेंगे, हर का युग्मक बनाना है हमें, एक कैपिटल आर का युग्मक, दूसरा स्मॉल आर का युग्मक, ये दोनों हो गए। फिर कैपिटल वाई का युग्मक और स्मॉल वाई का युग्मक, तो ये युग्मक हो गए। अब मुझे ये बताओ कि मेंडल ने ये जो अपने सेकेंड लॉ था उसमें कहा था कि युग्मक तो बनने ही है, मतलब ये दोनों तो अलग होने ही है। ये वाला सेकेंड लॉ कहता है पृथक्करण का नियम, कि जब संतति में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है तो कारकों को अलग होना ही होना है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि मियोसिस में हमने देखा सेल डिवाइड हुई थी और बन गए थे, ये मैंने आपको सेल लेवल पे जाके भी समझा दिया। अब देखो कि आप किसको किससे संयोग करवाओगे, है ना। वही कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आर से भी तो कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि भाई स्पर्म से थोड़ी ना, शुक्राणु से थोड़ी ना निषेचन करेगा, शुक्राणु तो किससे करेगा, दूसरे वाले से, मादा से करेगा। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है इसकी एक स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको समझा देती हूँ कि मान लो हमारे पास दो लड़के हैं, एक राम और एक श्याम। इन दोनों के लिए लड़की देखने गए, ठीक है, इनके पेरेंट्स ने कहा कि लड़की देखने चलते हैं अपन। तो ये राम मान लो ये कैपिटल आर है और श्याम मान लो ये स्मॉल आर है। ये लड़की देखने गए, इनको दो लड़कियां दिखाई, ठीक है। एक का नाम मान लो हम कह देते हैं कि रीना है, ठीक है, और एक का नाम हम बोल देते हैं टीना। अब दोनों लड़कियां सामने आई, घर वालों ने ये नहीं बताया कि भाई राम तेरे को रीना को ही देखना है या राम तेरे को टीना को ही देखना है, कोई निश्चित नहीं है। भाई लड़की देखने गए, जो पसंद आएगी सेलेक्ट कर लेंगे, शादी कर लेंगे। तो अब क्या ये जरूरी है कि राम रीना से ही शादी करें,
नहीं, राम टीना को भी तो पसंद कर सकता है। ऐसे ही श्याम जो है वो रीना को भी पसंद कर सकता है और श्याम टीना को भी पसंद कर सकता है, पर हमें नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है, तो हम तो चारों ऑप्शन लेके चलेंगे। मतलब श्याम को भी हम क्या सोच रहे हैं कि श्याम को रीना भी पसंद आ सकती है, श्याम को टीना भी पसंद आ सकती है, ठीक है। और इसी तरह राम को भी रीना पसंद आ सकती है और राम को टीना भी पसंद आ सकती है। तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 4, श्याम के 2 ऑप्शन और राम के 2 ऑप्शन। इसी तरह यहाँ पे ये R चाहे तो Y से भी कंबाइन कर सकता है और चाहे तो इस Y से भी कंबाइन कर सकता है, सेम चीज। इसी तरह ये जो R है स्मॉल r, ये चाहे तो कैपिटल Y के साथ भी कंबाइन कर सकता है और चाहे तो स्मॉल y के साथ भी कंबाइन कर सकता है। तो हर के हमें 4 ऑप्शन बनाने, तो इनके युग्मक कैसे बनेंगे? क्योंकि दोनों एक जैसे, एक के समझा दूंगी तो ऑब्वियसली सेम उसके बनेंगे। कैसे युग्मक बनेंगे? पहली कंडीशन R को Y से, R को Y पसंद आया तो पहला युग्मक बन गया RY, ठीक है, एक युग्मक। फिर R को स्मॉल y भी पसंद आ सकता है, तो ये लो R के साथ स्मॉल y बिठा दिया। तीसरा स्मॉल r को कैपिटल Y भी पसंद आ सकता है, तो कैपिटल स्मॉल r और कैपिटल Y। इसी तरह स्मॉल r को स्मॉल y भी पसंद आ सकता है, तो स्मॉल r स्मॉल y। हो गए 4। इसके अलावा आपको कोई कॉम्बिनेशन समझ में आता है? R से नहीं कर सकता, ये बात तो पक्की है। क्यों नहीं कर सकता भाई? बताया, स्पर्म से थोड़ी ना निषेचन करेगा भाई, उसको तो फीमेल चाहिए, तो इसीलिए युग्मक। और हमने सेल डिवीजन वाले में पढ़ा है कि भाई ये दोनों तो वैसे ही अलग होने, ये तो मिल ही नहीं सकते। मियोसिस सेकंड होता है तो क्या होता है? सेग्रीगेशन होता है, और यही लॉ कहता है, मेंडल का जो सेकंड नियम था वो यही कहता है कि युग्मकों को तो पृथक होना ही है, ये दोनों तो अलग होंगे ही होंगे, बस इनके साथ क्या कंबाइन होगा ये हमको देना है। भाई राम श्याम से शादी थोड़ी ना करेगा, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, बस सेम चीज यहाँ पे। तो ये 4 युग्मक हमारे पास बने। अब इसके ऐसे 4 बन रहे हैं तो इसके भी क्या बनेंगे? सेम 4 बनेंगे। तो अब हम पुन्नेट चार्ट बना लेते हैं इनका। चलिए, तो यहाँ पे मैं पुन्नेट चार्ट बना रही हूँ, सभी बच्चे साथ में मेरे पुन्नेट चार्ट बनाते रहेंगे क्योंकि इसी में गड़बड़ होती है। क्या युग्मक बन रहे हैं हमारे पास? ठीक है, 4 युग्मक बन रहे हैं जो हमने 4 तरह के बनाए। पहला क्या है? कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक है। दूसरा है स्मॉल r, या कैपिटल R के एक साथ ले लेते हैं पहले, कैपिटल R स्मॉल y, ठीक है। फिर स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। बात समझ में आई? इधर देख लो, इधर क्या है? सेम, जो यहाँ लेने हैं वैसी ही सीरीज में यहाँ लेंगे। तो क्या हो गया? कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y और कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। अब बस वही पुन्नेट चार्ट के थ्रू पहले इस वाली लाइन को लेंगे, फिर दूसरी वाली लाइन को लेंगे, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, ऐसे। तो पहले इस वाले से इन चारों का कॉम्बिनेशन करवाना है, साथ साथ करेंगे। क्या बना? इसको इससे करवाया तो क्या हुआ? कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, ठीक है। 2 कैपिटल R है, 2 कैपिटल Y है। दूसरा, इसको इससे करवाइए, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। फिर सेम इससे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। फिर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। सेम अब इसको इन चारों से करवाना है, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ये सारी रामायण आपको भी करनी है कि सारी मशक्कत और ये काम मुझे से कराना है। सब कॉपी में बनाएंगे इसको साथ साथ, ठीक है, कि मैम का ही पसीना निकलवा रहे हो बस। कैपिटल R
चेक कर लेना बाद में, अभी खुद बनाओ पहले, और पॉज कर सकते हो वीडियो को। स्मॉल y, थोड़ी मैथ्स चेक हो जाएगी आपकी। फिर कैपिटल आर वाले को इससे करवाना है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, फिर सेम कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, ऐसे सही सही चल रहा है सब कुछ। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई को पहले लिख देती हूं मैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। थोड़ा अरेंजमेंट प्रॉपर रखना, वाई को कैपिटल को पहले लिखना, स्मॉल वाले को बाद में लिखना, तो सही रहेगा। ठीक है, फिर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, आई थिंक सभी सही है। ठीक है, चलिए अब जब ये क्या थी, ये F1 जनरेशन थी। F1 जनरेशन में जब पौधों को उगाया गया और क्या करवाया भाई, स्वपरागण। ये हमेशा ध्यान रखिए, पर परागण नहीं करवाना है F1 वाली में, स्वपरागण कराया और सब तरह से, मतलब रेसिप्रोकल व्युत्क्रम संकरण करवा के भी करवाया। तो जब करवाया तो हमने देखा कि हमारे पास जो पौधे मिले वो 4 कैटेगरी में मिले। कौन कौन सी 4 कैटेगरी, जरा देखो। सबसे पहले जहां पे वही कैपिटल आर क्या है, जहां पे कैपिटल आर दिखे वहां पे सीधा सीधा हमें क्या करना है, गोल। जहां पे कैपिटल वाई दिख जाए, चाहे वो एक बार हो चाहे 2 बार हो, सीधा सीधा क्या करना है, पीला। अगर 2 आर स्मॉल आर दिखे, 2 दिखने चाहिए क्योंकि अप्रभावी है, समयुग्मजीय अवस्था में ही अपने आप को 2 होंगे तभी प्रदर्शित करेगा। ये बात पक्की हो गई है, पहले वाले काफी बार मैं इसको रिपीट कर चुकी हूं। तो ये होंगे हमारे क्या, जुर्रीदार। और अगर स्मॉल वाई है तो हरे निकलेंगे। बस, तो अब लिख दो कॉम्बिनेशन। क्या 4 प्रकार के बीज मिले, देखो। पहला ये क्या है, दोनों में इसमें कैपिटल आर कैपिटल आई, कोई आर आते ही तो सोचना ही नहीं है, क्या हो जाएगा, ये गोल, और कैपिटल वाई भी है तो पीला। ठीक है, ये भी गोल और पीला है तो इसको छोड़ दो। ये भी गोल, क्योंकि इसमें भी कैपिटल आर है कैपिटल वाई, गोल और पीला है, ये एक है ही, हमने कॉम्बिनेशन बना दिया है। ये भी गोल और पीला है, कैपिटल आर है और कैपिटल वाई, गोल और पीला, इसको छोड़ दो। स्मॉल आर को देखना ही नहीं है जब तक इन 2 कंडीशन में नहीं आए। ये भी गोल और पीला है, ये भी गोल, लेकिन कैसा है, गोल तो है क्योंकि कैपिटल आर है, लेकिन यहाँ पे 2 स्मॉल वाई आते ही हरा हो जाएगा। तो एक नया कॉम्बिनेशन हमें जो मिला वो कुछ ऐसा मिला कि गोल हरा, ये नया कॉम्बिनेशन मिला। और देखते हैं क्या है, ये भी गोल पीला है, ये भी गोल लेकिन कैसा है, हरा। तो ये हम लिख चुके हैं गोल हरा, तो इसको लिखने की बात नहीं है। ये गोल और पीला है, लिखना नहीं है, लिखा हुआ है गोल और पीला है। ये देखो, ये स्मॉल आर आ गया और कैपिटल वाई है, तो स्मॉल आर आते ही तो कैसा हो गया, जुर्रीदार, और कैपिटल वाई आते ही कैसा हो गया, पीला। तो एक कॉम्बिनेशन ये मिला हमें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब चौथा आने वाला है। ये देखो, ये कैसा है, ये जुर्रीदार है, स्मॉल आर है, लेकिन फिर क्या आ गया, पीला। तो जुर्रीदार और पीला हम लिख चुके हैं, लिखना नहीं है। ये गोल और कैसा है, पीला है। ये गोल और कैसा है,
ये देखो यहाँ पे गोल है क्योंकि कैपिटल आर है, लेकिन स्मॉल वाई किसको बताता है? हरे को। क्या गोल हरा हम लिख चुके हैं? हाँ लिख चुके हैं। ये कैसा है? ये है झुर्रीदार लेकिन पीला, ये भी लिख चुके हैं। इसको देखो, ये है झुर्रीदार लेकिन साथ में डबल वाई है, मतलब हरा, तो एक कॉम्बिनेशन ये रहा, झुर्रीदार हरा। 4 कॉम्बिनेशन हमें मिले हैं। फिनोटाइप की बात कर रहे हैं। फिनोटाइप क्या होता है? जो बाहर से दिखता है। ये क्या है? फिनोटाइप है। अभी जीनोटाइप पे नहीं जा रहे, ठीक है। चलिए, तो ये फिनोटाइप में जब हमने देखा और इनको काउंट किया, मतलब कितने गोल आए, कितने पीले आए, कितने हरे आए, एक एक जब हमने काउंट किया तो ये पाया, जैसे ये गोल और पीला था 1, ये गोल और पीला था 2, ये गोल और पीला था 3, ये गोल और पीला था 4, ये गोल और पीला था 5, ये गोल और झुर्रीदार था, ठीक है। ये गोल और पीला था 6, ये गोल और झुर्रीदार था, गोल और हरा था, ये गोल और पीला था 7, ये गोल और पीला था 8, ये वैसा हो गया, ये वैसा हो गया, जिसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ये 8 और ये 9। और अब है क्या? कैपिटल आर स्मॉल वाई आ गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो 9 हमें क्या मिले? पीले। अनुपात निकाल रहे हैं हम, कितने पीले गोल मिले, कितने गोल हरे मिले, कितने झुर्रीदार और कितने झुर्रीदार हरे। तो झुर्रीदार हरा तो आपको लास्ट में दिखाया था, एक ही आया था, तो सीधा सीधा यहाँ लिख दो, ये एक ही आया है, ठीक है। अब पता करना है गोल हरा, मतलब जिसमें क्या हो, गोल के लिए कैपिटल आर होना चाहिए और हरे के लिए स्मॉल वाई होना चाहिए। कैपिटल आर स्मॉल वाई ढूंढो। ये तो सीधे सीधे, ये देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई, यानी कि गोल और हरा, तो एक ये हो गया। इसको अलग कलर से लिख देती हूँ, नंबर 1, ठीक है। ये तो वही है। ये देखो, ये कैसा है? ये भी नहीं चाहिए हमें, तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई चाहिए। कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये रहा 3, ठीक है। तो 9 अनुपात, मैं आपको अनुपात आपको भी निकालना है, ये मैम अपने लिए नहीं कर रही, मुझे तो याद है अनुपात। 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 अनुपात मुझे याद है, आपके लिए कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ। आपको भी काउंट एक बार कर लो, फिर भले ही रट लेना। फिर क्या है? झुर्रीदार और पीला। झुर्रीदार और पीला का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? एक तो कैसा होना चाहिए? 2 स्मॉल आर होने चाहिए, क्योंकि झुर्रीदार चाहिए। झुर्रीदार वाला 2 स्मॉल आर और चाहे एक वाई चल जाएगा। तो 2 स्मॉल आर वाले ये रहे देखो, और एक कैपिटल वाई है, तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये भी 3 है, और ये 1 है। 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से लिख लें। ये तो आया फिनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप 9 अनुपात 3 अनुपात 1, मतलब 9 गोल और पीले, 3 गोल और हरे, 3 झुर्रीदार और पीले और एक बेचारा अकेला झुर्रीदार और हरा। ये देखने पर निकले, लेकिन इनका जीनोटाइप भी याद रखना है। मतलब जीनोटाइप के कितने कॉम्बिनेशन है हमारे पास? तो जीनोटाइप के आपके पास बनेंगे 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और 9 कॉम्बिनेशन का जीनोटाइप आप इससे भी निकाल सकते हैं, और चाहें तो मैं आपको भी बोर्ड पे बता दूंगी। हालांकि आपको याद रखना है वो क्या है, ये कहाँ पे लिख दूं क्योंकि लंबा जाएगा, यहीं पे लिख दूं क्या? ये वाला अनुपात क्या है? फिनोटाइप। जब हम जीनोटाइप लिखते हैं, जीनोटाइप मतलब ये जीन देख देख के लिखते हैं, तो हमें अनुपात मिलता है 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। कैसे याद रखा? देखो 121, उसका डबल कर दो 242, एक का डबल 2, 2 का डबल 4, 1 का डबल 2, फिर वापस 121। ये जीनोटाइप है, ठीक है। वैसे मैं आपको अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है बता देती हूँ। तो ये मेंडल ने बोला। तो अब आप देख रहे हैं कि नॉर्मली जो मेंडल ने एक जीन वाले प्रयोग किए थे, उसमें प्रभावी लक्षण में हमें 2 ही कैरेक्टर मिल रहे थे, मतलब 2, या तो लंबा मिल रहा था या बोना। लेकिन जैसे ही हमने 4 लिए तो 4 कैरेक्टर यानी 4 अलग अलग तरह के हमें क्या मिले? बीज मिले। तो इससे मेंडल ने अपना तीसरा नियम दिया, जिसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यय का नियम, यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है उसको समझेंगे फिर से एक बार।
तो ये मेंडल के संकरण में F2 पीढ़ी में 9:3:3:1 का मिला। इसी अनुपात को हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप अनुपात कहते हैं, मतलब जो दिखाई देता है। ठीक है, द्विसंकरण के परिणामों के आधार पर मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यय का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, क्या स्वतंत्र अपव्यय है वो भी पढ़ते हैं। पहला, स्वतंत्र अपव्यय की दो परिभाषाएं मैंने आपके लिए लिखी है, आपको जो इजी लगे आप वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, जब किसी संकर में विशेषक मैं बार बार बताती आ रही हूं, ये ट्रेट्स, ठीक है, यानी कि एक ही जीन के दो रूप, एक लंबा तो एक बोना, एक गोल तो एक छुरीदार, ठीक है, दो जोड़े संयोजित हो तब युग्मक निर्माण के समय किसी लक्षण के दोनों कारक यानी कि एलील का पृथक्करण दूसरे लक्षण के कारकों से स्वतंत्र होता है। ये क्या मतलब निकला, ये मतलब निकला कि दूसरे नियम में उन्होंने बता दिया कि युग्मक को तो अलग होना ही है, लेकिन जैसे मैंने राम श्याम की कहानी सुनी कि जरूरी नहीं है कि राम रीना के साथ जाए या राम टीना के साथ जाए, उसकी चॉइस है। तो युग्मक अलग तो हो जाते हैं, लेकिन युग्मक जाके किस गुणसूत्र से मिलेंगे इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। जैसे कि हमने 4 कॉम्बिनेशन बनाए, उससे ज्यादा नहीं बन रहे थे, अगर एक और लक्षण ले लेंगे तो शायद 8 बनेंगे, 12 भी बन सकते हैं। जितने ज्यादा ऑप्शंस उतने ज्यादा कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए, दो जीनों की वंशागति में प्रत्येक जीन के दोनों एलील युग्मक निर्माण के समय दूसरी जीन के दोनों एलीलों के स्वतंत्र रूप से पृथक तथा युग्मकों के संलयन में स्वतंत्र रूप से पुनः व्यवस्थित होते हैं। ये यही कहानी है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई। ठीक है, कि ये दोनों युग्मक तो अलग हो गए, लेकिन कौन किससे कंबाइन करेगा इसकी पूरी स्वतंत्रता है इन्हें आपस में कॉम्बिनेशन की। साथ में जब ये मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों युग्मक मिलेंगे, जैसे कि हमने सेकंड स्लाइड में मिला है, तो ये देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन है, ये इतने सारे जिसके जीनोटाइप आप देख रहे हैं, 9 तरह के कॉम्बिनेशन मिले हमें इससे, इन 4 के कॉम्बिनेशन से। पहले 4 मिले 2 से, 4 को और करवाया तो 9 टाइप के हमारे पास कॉम्बिनेशन आए। ठीक है, और फिनोटाइप आप देख ही रहे हैं। तो उन्होंने इसको सीधी सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ क्या कहना था। देखो, पृथक्करण के नियम और विसंयोजन के नियम में पूछ लिया जाए कि क्या अंतर है, तो पृथक्करण का नियम यह कहता है कि जब जनकों के युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होगी तो युग्मक निर्माण का एक दूसरे से पृथक होना अनिवार्य है। जैसा कि हमने पहले देखा था, है ना, कि सेल जो है अगर एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और सेल जब डिवाइड होगी तो इस गुणसूत्र को अलग जाना है, इस गुणसूत्र को अलग जाना है, तो ये तो है पृथक्करण का नियम। ठीक है, लेकिन स्वतंत्र अपव्यय का नियम यह कहता है कि युग्मक निर्माण की प्रक्रिया के पश्चात युग्मकों का संयोजन एक दूसरे से स्वतंत्र रहता है, उनके मिलने की कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे फिर से समझा देती हूँ कि ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, इसके साथ, क्योंकि हमें गुणसूत्र 2 तो नहीं होते ना, कितने सारे जीन्स होते हैं हमें, कुछ ही। अच्छा रुको, मानव के पहले क्रोमोसोम में यानी कि पहले गुणसूत्र में कोई मुझे जीन्स की संख्या बता सकता है? कमेंट सेक्शन में, ये वो लाइव कमेंट में मत लिख के बताइएगा, मुझे नॉर्मल कमेंट में लिख के बताइएगा कितने होते हैं। आप लिख लो, फिर मैं अपना आंसर बताती हूँ। ठीक है, दूसरा, सबसे कम किस में होते हैं ये भी बताना। मानव के बारे में, मानव के पहले वाले में कितने होते हैं और सबसे कम किस में होते हैं और कितने होते हैं वो बताओ, तब तक मैं ये समझाती हूँ। चलिए, तो दूसरे मान लो ये है, हालांकि हम इसको बहुत बार बार क्यों, लेकिन मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि आगे जेनेटिक्स पढ़नी है। ठीक है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो ये कह रहा है कि जब युग्मक बनने के पश्चात पृथक्करण हो गया, ये 2 अलग हो गए, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, लेकिन जब ये अलग हो जाएंगे तो अलग होने के बाद जब वापस युग्मक मिलेंगे, जब निषेचन होगा, तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा, जो संलयन होगा, उसमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। मतलब आप उनमें बाउंडेशन नहीं डाल सकते, ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है, ये दोनों के साथ भी जा सकता है,
मैं बोलेंगे वे तो मैम इसके मजे हो गए, दोनों के साथ जा सकता है। हाँ, यही जीन्स है कि जीन्स में कोई जब वो क्रॉसिंग ओवर होता है, 11th पढ़ के आए ना थोड़ी सी, जीन्स क्या करते हैं एक दूसरे से, अब मैं पूरा क्रोमोसोम नहीं बना के, क्रॉसिंग ओवर होता है ना, ये इधर जाता है और ये इधर जाता है मियोसिस 1 में, वरना मियोसिस साइकिल पूरा नहीं पढ़ा सकती मैं क्योंकि 11th में आएगा, फिर से पढ़ लेना उसे। लेकिन वही कि ये क्या हो सकते हैं, स्वतंत्र रूप से मिल सकते हैं और अपने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये डिफरेंस है पृथक्करण और स्वतंत्र अपीयु के। नाम से ही पृथक्करण का मतलब अलग होना, स्वतंत्र अपीयु का मतलब मिलना, इंडिपेंडेंट रूप से मिलना, इंडिपेंडेंट रूप से अपनी चॉइस सेलेक्ट करना। ठीक है, इसलिए हम तो हाँ सारी आशंकाएं बताते हैं, हमें नहीं पता ना क्या क्या मिलेगा, तो हमने चारों तरह के गैमेट्स बना के उसका मैचिंग करके देख लिया। चलिए, हाँ ये देखो, मानव का जो पहला गुणसूत्र है, पहला गुणसूत्र उसमें 2931, गूगल पे सर्च करके मत आइएगा, सबका मालिक एक गूगल, अपने आप से अगर पता है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, और नहीं चेक कर लीजिए। मतलब 3000 के आसपास जीन्स है। ये गुणसूत्र की साइज तो आपको पता ही है, ये तो मैं बहुत बड़ा बना रही हूँ। कहाँ केंद्रक, केंद्रक के अंदर डीएनए, डीएनए से बना हुआ कुंडलित होके गुणसूत्र, और सबसे कम होते हैं वाई में। इसको याद रखिए, कभी कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है, वाई में होते हैं वो 231 होते हैं, जहाँ तक मतलब इसमें मेरे को थोड़ा सा अभी डाउट है, एक बार आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है 231 है। ठीक है, तो सबसे कम ये तो पक्का है, पहले वाले में इतने होते हैं, और सबसे छोटा होता है वाई। ये मैंने आपको जब एमनियोसिंथेसिस पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था कि वाई गुणसूत्र का साइज जो होता है वो छोटा होता है, तो जितना छोटा साइज गुणसूत्र की जो जीन्स की संख्या है उतनी ही कम। तो इसमें 1 वाले में इतने जीन्स है और सेकेंड वाले में जो वाई वाला है उसमें इतने हैं। ठीक है, आओ चलते हैं वादियों में, कहाँ, फिनोटाइप और जीनोटाइप की वादियों में। चलिए, फिनोटाइप कितना था एक बार फिर से मैं लिख देती हूँ, 9:3:3:3:1, और जीनोटाइप के ये कॉम्बिनेशन जो हमने पढ़े 121, 242, 121। ठीक है, ये सारे आपको अलग करने पड़ेंगे, R कैपिटल R कैपिटल R, फिर कैपिटल R के साथ Y, ये सब ढूंढने पड़ेंगे, थोड़ी मशक्कत खुद करनी पड़ेगी। वैसे आप 10th में पढ़ के आए हो, हालांकि बोर्ड पे मैंने बना दिया, आपने भी बनाया होगा, तो हो जाएगा काम। चलिए, ये है हमारी प्यारी एनसीईआरटी का डायग्राम। इसमें थोड़ा सा पुन्नेट चार्ट डिजाइन वाला बनाया है, वो क्या एक सा बना बना के बोझिल हो गए हम, लेकिन वही आप सीधा बनाओ क्योंकि इसमें तो और खत्म हो जाओगे। ठीक है, चलिए क्या किया इसने, देखो यहाँ पे पहला ये कॉम्बिनेशन था, यानी कि पीला गोल लिया था हमने, वो सारी कैलकुलेशन की, और झुर्रीदार और हरा लिया। दोनों में क्या करवाया था, क्रॉस करवाया, दोनों में क्रॉस करवाया, वैसे यहाँ पे साइन लगा हुआ है, पर परागण करवाया, और हमें जो पहले वाले बीज मिले वो गोल और पीले मिले, जिसमें कैपिटल R है, देखो कैपिटल Y है, कैपिटल R और Y आते ही गोल और पीले हो गए। फिर हमने ये पुन्नेट चार्ट बना दिया है। ठीक है, आप चाहें तो वही इसने जैसे कलरफुल पीले मटर और हरे मटर बनाए हैं, झुर्रीदार मटर, तो उस तरह बना सकते हैं डिजाइन वाले। तो ये जो है वो क्या है, वही पुन्नेट चार्ट है। अनुपात देख रहे हैं आप, 9:3:3:1, और 4 के नाम भी आपको याद रखने। चलिए, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको जो मेंडल के 2 नियम है उनके एक्सेप्शन बताए थे, मतलब अपवाद बताए थे। एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी बताया था और दूसरा बताया था कोडोमिनेंसी, यानी कि प्रभाविता का जो हमने एक्सेप्शन या अपवाद देखा था। एक तो देखा था अपूर्ण प्रभाविता, एक तो देखा था अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा देखा था सहप्रभाविता। अब सवाल जो है वो कुछ ऐसा है कि क्या मेंडल के तीसरे नियम के भी अपवाद हैं, और बच्चे यहीं पे बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ जाता है, और आता भी है और कंपटीशन में भी आता है, कि स्वतंत्र अपव्यू के नियम के क्या अपवाद हैं। क्या कहता है स्वतंत्र अपव्यू का नियम, कि पृथक्करण होना है और कॉम्बिनेशन में कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये कहता है शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं तो क्या उसका भी अपवाद है? हाँ है, और हम वो पढ़ते भी है, लेकिन उस पढ़ी हुए टॉपिक में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि वो
जो स्वतंत्र अपव्यय है उसका अपवाद है, इसीलिए आपको बता रही हूँ। ये पढ़ेंगे हम डिटेल में, अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में समझा रही हूँ। और वो है सहलग्नता। संलग्नता जिसको हम बोलते हैं लिंकेज। ठीक है, ये पढ़ना है हमें पूरा डिटेल में, लेकिन बस मैं वो अपवाद बताने की कोशिश में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रही हूं, ताकि आपका ये क्वेश्चन कभी आ जाए तो मात नहीं खाओ। क्या कह रहा है कि लिंकेज क्या होता है, पहले तो ये समझो। ये गुणसूत्र है ना, इस पे जीन्स होंगे 101%, मैंने बोला करोड़ों है ना, मिलियंस है। जैसे फर्स्ट वाले में 2000 3,000 के आसपास है। तो भाई हम जो कर रहे हैं वो तो एक जीन बताते हैं कि ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। ये होमोलोगस है। होमोलोगस मतलब समयुग्मजी गुणसूत्र है, दोनों एक ही जगह पर है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ये एक जीन थोड़ी है, बहुत सारे हैं इस गुणसूत्र पे। तो मान लो एक जीन और मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, ये वाला और ये वाला, येलो पे येलो। इसको मैं ए नाम दे देती हूँ, इसको बी नाम दे देती हूँ, इसको स्मॉल ए दे देती हूँ, इसको स्मॉल बी दे देती हूँ। अब पृथक्करण का नियम कहता है कि ये दोनों अलग होंगे। चलो मान लिया, इसको अलग कर लेते हैं। इसको इधर भेज देती हूँ, इसको इधर भेज देती हूँ। ठीक है, अभी ये हो गया कैपिटल, ये हो गया कैपिटल ए कैपिटल बी, और ये हो गया स्मॉल ए स्मॉल बी। अब ये युग्मक बन गए। अब ये युग्मकों को मिलाना भी तो है, निषेचन करवाना है। ठीक है, तो जब मैंने युग्मकों को मिलाया, या अभी छोड़ो, मिलाने की बात छोड़ो, ये छोड़ो कि ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें दूसरा मियोसिस करना है। ये तो मियोसिस 1 हुआ, ये दोनों अलग हो गए। अब मुझे बताओ कि क्या ये गुणसूत्र ऐसे आधे में कभी टूटता है? क्या ये दोनों कभी अलग हो पाएंगे? भाई ये और ये अलग हो गए, वो पृथक्करण का नियम कहता है। लेकिन क्या ऐसे भी गुणसूत्र अलग होते हैं? नहीं। क्या ए के साथ स्वतंत्र अपव्यय का नियम क्या कहता है कि कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए जा सकता है? नहीं। कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए जा सकता है या नहीं, बताओ। अगर ये दोनों अलग अलग युग्मक है, पास पास नहीं बोल रही, अलग अलग युग्मक है, ये वाली कॉम्बिनेशन नहीं आ सकती। मैंने बोला स्पर्म से क्या नहीं कर सकता, कंबाइन नहीं कर सकता। क्या बी ए के साथ जा सकता है? तो ये तो हो नहीं सकता। बी ए के साथ जा सकता है, ये दोनों क्रॉस कर सकते हैं ना, स्वतंत्र अपव्यय यही तो कहता है, कोई भी किसी के साथ कंबाइन कर सकता है। बी ए के साथ जा सकता है और कैपिटल बी इधर वाले कैपिटल बी के साथ जा सकता है। ठीक है, इसी तरह कैपिटल ए इधर वाले स्मॉल बी के साथ जा सकता है और कैपिटल ए इधर वाले के कैपिटल ए के साथ जा सकता है, अगर हम इन दोनों को अलग गैमेट माने। अगर एक ही मानेंगे तब तो ए के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम इसको स्पर्म माने और इसको एग माने तब ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये वाला। लेकिन अगर ये दोनों एक ही कोशिका में है तब नहीं हो सकता। लेकिन हम तो युग्मक बना रहे हैं, एक नर बना रहे हैं, एक मादा बना रहे हैं, तो ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हमारे सामने आ सकते हैं 4। लेकिन एक बात बताओ, क्या ए के साथ बी बन सकता है या ए के साथ ये वाला बी बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये दोनों अलग थोड़ी ना हो रहे। पृथक्करण तो कह रहा है सिर्फ युग्मक बनते समय जीन अलग होते हैं। अगर युग्मक बनने के बाद जीन थोड़ी ना अलग होते हैं, तो ये ए बी के साथ नहीं हो सकता। क्या रीजन है? ये सहलग्नता। एक साइंटिस्ट आएंगे अभी, मॉर्गन, उन्होंने बताया कि जब 2 जीन एक साथ एक ही गुणसूत्र पर पास उपस्थित होते हैं तो उनमें क्या नहीं होता? पृथक्करण नहीं होता। वो अलग होते ही नहीं, और अलग नहीं होंगे तो वापस कंबाइन भी नहीं होते, वो ऑलरेडी साथ साथ चलेंगे, इसके साथ ये चिपका रहेगा। वो गाना सुना है ना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। बस ये वाली कहानी चलती है लिंकेज के साथ, कि जब 2 जीन किसी एक गुणसूत्र पर
पास पास उपस्थित होते हैं तो उनके अलग होने यानी युग्मक बनने, यहां से ये युग्मक बने, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, क्या ये दोनों अलग हुए? नहीं, हो ही नहीं सकते, ये तो दोनों पास है, ये अलग गुणसूत्र है, ये अलग गुणसूत्र है, इसलिए अलग हो गए, लेकिन ये तो पूरा एक ही है। तो इसीलिए ये जो है सहलग्नता, आप क्या लिख सकते हैं, सहलग्नता जो है स्वतंत्र अपव्यय के नियम का अपवाद है, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बस मुझे अपवाद की फॉर्म में आपको समझाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में समझाया है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो खत्म होता है। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो पॉलीजीन यानी कि बहुजीनवाद पढ़ने वाले हैं, और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा अगला वीडियो।